हेलो, गुड इवनिंग। मैं ज्योति आपके अपने परिवार सेल्फ स्टडी एकेडमी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो चलिए मुख्य सेविका परीक्षा की तैयारी करते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? आपको बताना है मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी पुस्तक है? के एम कपाड़िया, मैकाइवर एवं पेज, दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसकी पुस्तक है ये? ये हमारी है के एम कपाड़िया। और इन्होंने इसमें क्या बताया है? इन्होंने इसमें परिवार और शादी के बारे में बताया है और बड़ा ही विस्तृत वर्णन किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फिर है हमारा विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह कथन है। आपको बताना है कि विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की एक संस्था है। यह किसने कहा था? बोरगार्ड्स, मैकाइवर एवं पेज, ऑगस्ट काम्टे या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा हमारा? इसमें होगा बोगार्ड। चलिए नेक्स्ट। फिर हमारा शारदा एक्ट कब लाया गया? बताइए शारदा एक्ट कब लाया गया था? 1978, 1975, 1986 या फिर 1988। हमारा आंसर क्या होगा? 1978। इसमें क्या हुआ था कि लड़कियों की शादी की जो उम्र थी वो 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई थी। 1978 में हमारा शारदा एक्ट आया था। लिए नेक्स्ट। फिर है हमारा यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि यूएनएफपीए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब हुई थी? 1969, 1978, 1987 या फिर 1981। कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 1969 में। ये नेक्स्ट। आयरन के अवशोषण को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? आपको बताना है कि आयरन के अवशोषण को कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी। कौन सा बढ़ाता है? हमारा आंसर होगा विटामिन सी। हमने आपको बताया भी था आयरन के अवशोषण को विटामिन सी बढ़ाता है। चलिए नेक्स्ट। शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है? आपको बताना है कि शिशु के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए क्या जरूरी है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर ओमेगा 3 और 6। तो बताइए जो छोटा बच्चा होता है उसका शारीरिक और मानसिक विकास
उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ओमेगा 3 और 6। चलिए नेक्स्ट। बताइए सेम क्या है? सेम क्या है? आपको बताना है। फीवर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन या फिर सम एक्यूट मनी या फिर ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एस से होगा हमारा फीवर और ए से होगा हमारा एक्यूट और एम से होगा हमारा मेलन्यूट्रिशन। तो क्या आंसर होगा हमारा? हमारा आंसर होगा फीवर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन। ये किससे संबंधित होता है? कुछ तीव्र कुपोषण होता है। मान लीजिए 2 अवस्थाएँ होती हैं। एक तो जैसे कि कुछ पोषक तत्वों की शरीर में कमी हो जाती है और व्यक्ति बीमार सा दिखने लगता है। लेकिन जब ज़्यादा कमी हो जाती है तो व्यक्ति अत्यंत बीमार दिखने लगता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तीव्र कुपोषण। और तीव्र कुपोषण की स्थिति को ही हम फीवर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? आपको बताना है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? हमारे ऑप्शंस हैं हैदराबाद, लखनऊ, दिल्ली या फिर भोपाल। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है हमारा? हमारा आंसर होगा हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान को यह नाम 1969 में मिला था। 1969 में। नेक्स्ट। WHO की स्थापना कब हुई? आपको बताना है कि WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948, 8 अप्रैल 1986, 7 मार्च 1982 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब हमने आपको स्वास्थ्य एजेंसियों के बारे में जानकारी दी थी तो क्या बताया था? WHO के बारे में बताया था। WHO का पूरा नाम क्या था? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और स्थापना इसकी कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को जेनेवा में इसकी स्थापना हुई थी। और 12 जनवरी 1948 में भारत WHO का सदस्य बना था। और इसके महानिदेशक बताए थे हमने आपको टेड्रोस एड्रोनेम एथोपिया डॉक्टर। और सदस्य देश बताए थे 194 और सह सदस्य देश कितने बताए थे? 2। 150 देशों में WHO के कार्यालय और 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। दक्षिणी पूर्वी एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में है। और हमने आपको ये भी बताया था कि फंड का 15% हिस्सा सबसे ज्यादा योगदान अमेरिका देता है। और यह अपने सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। और क्या करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के स्वास्थ्य मामलों का नेतृत्व करता है। और जो हमारे स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित मामले होते हैं उनको आकार देता है। और यह स्वास्थ्य से संबंधित अपने नियम और मानक खुद बनाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नवजात शिशु की परिपक्वता रेटिंग कैसे ज्ञात की जाती है? नवजात शिशु की परिपक्वता रेटिंग कैसे ज्ञात की जाती है? तो कैसे ज्ञात करेंगे? बेलार्ड स्कोर से।
आपके एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि बेलार्ड स्कोर क्या है? तो आप अगर उसमें आंसर होगा तो आप क्या लगाएँगे कि नवजात शिशु की परिपक्वता रेटिंग ज्ञात करने के लिए बेलार्ड स्कोर का प्रयोग किया जाता है। तो आप आंसर देंगे बेलार्ड स्कोर। बेलार्ड स्कोर, जिसमें शिशु के बारे में पूरी जानकारी होती है। चलिए नेक्स्ट। सबसे ज़्यादा बाल श्रम कौन से राज्य में होता है? बताइए सबसे ज़्यादा बाल श्रम कौन से राज्य में होता है? यूपी में होता है, एमपी में होता है, बिहार में होता है या फिर सभी में होता है? कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं छोटे-छोटे, वह कौन से राज्य में कार्य करते हैं? तो उसमें क्या होगा हमारा, इसमें तो हमारा सबसे आगे यूपी ही आता है, इसलिए क्या होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट। भारत में बलात्कार का कानून कब बना? आपको बताना है कि भारत में बलात्कार का कानून कब बना? 1860 में, 1986 में, 1999 में या फिर 1991 में? तो कब बना था? ये बना था हमारा 1860 में। और फिर क्या हुआ 1983 में इसमें परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि पहले कुछ पूछा नहीं जाता था लेकिन बाद में लड़कियों से पूछा जाने लगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा बाल दुर्व्यवहार को किन श्रेणियों में बांटा गया है? आपको बताना है कि बाल दुर्व्यवहार को किन श्रेणियों में बांटा गया है। इसको हम सामान्य भाषा में समझ लेते हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं और बाहर के लोग उन्हें परेशान करते हैं, तो उनसे हम किन श्रेणियों में बांटते हैं। जब कई बार ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि ये आपका गुड टच है और ये आपका बैड टच है। अगर कोई आपको यहाँ से छुएगा तो वो गलत बात है। अगर कोई आपको ये कहेगा कि घर जाकर परिवार वालों को ये बात मत बताना, तो समझ जाना कि वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसमें क्या कहेंगे, बाल दुर्व्यवहार को हम किन श्रेणियों में बांटेंगे? शारीरिक में भी बांटेंगे, लैंगिक में भी बांटेंगे और भावात्मक में भी बांटेंगे। क्योंकि कोई भी छोटे बच्चों को के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी कर सकता है, लैंगिक भी कर सकता है और उनकी भावनाओं से भी खेल सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। ये नेक्स्ट। महिलाओं के प्रति समाज में हिंसा होने का कारण है, यानी कि सामाजिक हिंसा का क्या कारण है? पत्नी की पिटाई, संपत्ति में अधिकारी ना होना। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ये होगा यहाँ पर अधिकार। तो इसको आप अधिकार कर लीजिएगा। पत्नी की पिटाई, संपत्ति में अधिकार न होना, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? देखिए अगर पत्नी की पिटाई को हम मानेंगे तो वो आएगा हमारा घरेलू हिंसा में, और दोनों हमारे हो नहीं सकते। और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये भी हमारा नहीं होगा। और अगर किसी की पत्नी को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा तो वह हमारा सामाजिक हिंसा में आएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? संपत्ति में अधिकार न होना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? ये आप सभी को पता होगा कि बच्चों में ओआरएस का उपयोग किस बीमारी के उपचार हेतु किया जाता है? डायरिया, बुखार, निमोनिया या फिर किसी में नहीं?
तो कब करते हैं ओआरएस का उपयोग? जब बच्चों में पानी की कमी हो जाती है। और पानी की कमी कब होती है? जब बच्चे को उल्टी और दस्त हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? डायरिया। ये नेक्स्ट। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होती है? बताइए, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? 400 ग्राम, 800 ग्राम, 700 ग्राम या फिर 900 ग्राम? कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता होगी? तो इसमें आएगा हमारा 400 ग्राम, क्योंकि 400 ग्राम अनाज में उसके पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। तो इसलिए साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को 400 ग्राम अनाज की मात्रा प्रतिदिन लेनी चाहिए। ये नेक्स्ट। एफआईपीवी की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है? आपको बताना है कि एफआईपीवी की कितनी खुराक शिशुओं को दी जाती है? 2 खुराक, 3 खुराक, 5 खुराक या फिर 1 खुराक? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि एफआईपीवे है क्या। एफआईपीवे है हमारा फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलिटिस वैक्सीन। और क्या होता है कि इसकी आंशिक खुराक 6 और 14 सप्ताह में दी जाती है। और कितनी खुराक दी जाती है? 2 खुराक। चलिए नेक्स्ट। कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? बताइए, कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? ग्लूकोज, लैक्टोज, फैटोज या फिर सभी? तो हमारी कौन सी शर्करा मोनोसैकेराइड नहीं है? लैक्टोज। हमारा आंसर क्या होगा? लैक्टोज। चलिए नेक्स्ट। आयरन का शरीर में क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन निर्माण, मस्तिष्क विकास, उपयुक्त दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आयरन शरीर में क्या कार्य करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण भी करता है, क्योंकि जब हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा तो क्या होगा? मस्तिष्क का विकास भी तभी होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन निर्माण भी करता है, मस्तिष्क का विकास भी करता है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट। विटामिन सी प्राप्त होता है अनाज, दाल, दूध या फिर ताजे फलों से? विटामिन सी हमें कहाँ से मिलता है? वैसे तो ज्यादातर विटामिन सी हमारा खट्टे फलों में पाया जाता है। और अनाज, दाल, दूध में से हमारा ताजे फलों में पाया जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ताजे फल। चलिए नेक्स्ट। वसा किस प्रकार का पोषक पदार्थ है? आपको बताना है कि वसा किस प्रकार का पोषक पदार्थ है। लघु यानी कि छोटा, वृहद यानी कि बड़ा, दोनों या फिर कोई नहीं? तो वसा किस प्रकार का पोषक पदार्थ हुआ? वृहद, क्योंकि हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है और शरीर को इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है। तो इसलिए वसा को हम वृहद पोषक पदार्थ के रूप में जानते हैं। चलिए नेक्स्ट। एक शिशु सहारा लेकर बैठना किस आयु में शुरू करता है? को आपको बताना है कि एक शिशु सहारा लेकर बैठना किस आयु में शुरू करता है? 1 से 2 माह में, 3 से 4 माह में, 6 से 7 माह में या फिर 7 से 12 माह में? हमारा आंसर होगा 6 से 7 माह में। नेक्स्ट। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपको बताना है कि बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पियाजे, पेस्टोलॉजी, स्टैनले हॉल
या फिर सभी? बताइए, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? हमारा आंसर क्या होगा? आप सभी को बताना है बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो हमारा होगा इसमें पेस्टोलॉजी। कि बाल मनोविज्ञान के बारे में इन्होंने बहुत गहनता से अध्ययन किया था और सभी को बाल मनोविज्ञान के बारे में जानकारी दी थी, इसलिए इन्हें बाल मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट। पेंटावेलेट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है? आपको बताना है कि पेंटावेलेट वैक्सीन कितनी बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है। 2, 3, 4 या फिर 5? जब हमने आपको टीकाकरण के बारे में बताया था तो हमने आपको बताया था कि पेंटावेलेट वैक्सीन 5 बीमारियों से बच्चों की रक्षा करती है। तो हमारा आंसर होगा 5। ये नेक्स्ट। सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से किसे टीका लगाया जाता है? गर्भवती महिला को, बच्चों को, शिशु को या फिर सभी को? सार्वभौमिक टीकाकरण के बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया था, तो बताइए सार्वभौमिक टीकाकरण के माध्यम से किसे टीका लगाया जाता है? सार्वभौमिक में हमारे सभी आ जाते हैं, गर्भवती महिला भी आ जाती हैं और बच्चे भी आ जाते हैं, शिशु भी आ जाते हैं, तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। यह टीकाकरण कार्यक्रम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।